हेलो फ्रेंड्स, कैसा आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर बात करी जाएगी आपके पर्यावरण अध्ययन के बारे में। आज आपकी क्लास फर्स्ट है और देखो जो जिन बच्चों का रीट का एग्जाम है, ठीक है, उनके लिए तो इतनी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है सभी, जो मैं आपको डेली रेगुलर बेसिस पर दिया करूंगा। क्योंकि आपका जो रीट का एग्जाम है, सिंपल सा एक एग्जाम है। इस एग्जाम को पास करो और अपनी जॉब ले जाओ, गवर्नमेंट जॉब ले जाओ। इसके बाद आपको कोई एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। एक एग्जाम से आपकी लाइफ बदल जाएगी, जिंदगी बदल बदल जाएगी, ठीक है। तो पूरा ध्यान मेरा रीट के ऊपर रहेगा। रीट के साथ साथ मैं आपकी यूपी टेट की भी तैयारी कराता रहूंगा, क्योंकि देखा गया है दोनों के सिलेबस में कुछ चीजें समान देखी गई है। लेकिन पहला फोकस मेरा रीट के ऊपर ज्यादा है, उसके बाद यूपी टेट के ऊपर ज्यादा है। तो आप लोग जितने भी स्टूडेंट हो, किसी भी स्टेट का, चाहे बच्चा यूपी का हो, दिल्ली का हो, राजस्थान का तो हो गई, पंजाब का हो, ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट का बच्चा हो, वो रीट के फॉर्म जरूर भर देना, ठीक है। और रीट के फॉर्म भरने के बाद सिंपल एक एग्जाम है, उसको क्वालिफाई कर देना अच्छे नंबर से, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा अभी तक आपको। तो अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और जो बच्चे मेरे से नोट्स ही पूछ रहे थे, देखो यूपी टेट के नोट्स मैंने अभी तक नहीं बनाए, मैंने सिर्फ सी टेट के नोट्स बनाए थे। आप सभी को पता है नोट्स में से, वीडियो में से कितना नंबर आया था सी टेट के एग्जाम में। 150 में से लगभग 120 क्वेश्चन फंस गए थे। तो उसके बाद बच्चों की काफी डिमांड आई, तो मैं रीट के नोट्स बना रहा हूं, यूपी टेट के नहीं बनाए मैंने। तो रीट के नोट्स बनाने के लिए मुझे टाइम लगेगा अच्छा खासा, क्योंकि अगर मैं बनाऊंगा तो ढंग के बनाऊंगा, बढ़िया बनाऊंगा, ताकि आपको अच्छे नंबर आ सके और आपको एक सीट मिल सके। ये नहीं कुछ भी आपको जल्दबाजी में बना के मैं दे दूंगा 2-4 रुपए के लिए, बिल्कुल नहीं। तो रीट के नोट्स को बनने में लगेगा टाइम। मार्च के महीने में आपको रीट के नोट्स मिल जाएंगे। तब तक मैं आपकी ये डेली क्लास लिया करूंगा इसी टाइम। इस क्लास से जुड़ जाना आप ऑनलाइन, इससे मैं आपकी पूरी तैयारी भी कराऊंगा। क्लास के साथ साथ मैं आपको कंटेंट वाली वीडियो भी दिया करूंगा, ताकि आपका पूरा सिलेबस, चाहे आपका राजस्थान का हो, रीट का हो, चाहे आपका यूपी टेट का हो, इसके माध्यम से मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा सिलेबस भी, ठीक है। जी मैं ठीक हूं, आई होप आप लोग भी सब ठीक होंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज क्लास फर्स्ट को। आज पहली क्लास आपकी। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जितने भी आपके टीचिंग एग्जाम की तैयारी है, जैसे मान लीजिए अभी मैं रीट की करा रहा हूँ, यूपी टेट की करा रहा हूँ, इन सभी का सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा अपने यूट्यूब चैनल पर। और साथ में क्लास तो दे ही रहा हूं, जिससे आपकी प्रैक्टिस होती रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जितने भी यार दोस्त हैं उनको भी आप लोग बोल देना, उनको भी कनेक्ट कर देना, ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। तो चलिए बात करते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर की। आज की वीडियो के अंदर जो मैंने क्वेश्चन आंसर लिए, ये वो क्वेश्चन आंसर है जो रीट के एग्जाम में पूछे गए पिछले पेपर के अंदर। इसके बाद मैं पेपर कंप्लीट कराने के बाद, रीट के पेपर कंप्लीट कराने के बाद यूपी टेट के भी मिक्स कर दूंगा, ताकि रीट और यूपी टेट का पर्यावरण अध्ययन मिक्स हो जाए और आपको बहुत सारे क्वेश्चन अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो ज्यादातर जो फोकस है वो है रीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, ये भाई साहब ऐसा क्वेश्चन है, चाहे रीट हो, यूपी टेट हो, एक्स वाई जेड कोई भी एग्जाम हो, वहां पर जरूर पूछ लिया जाता है। इसके ऊपर वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगा लेना आप, ठीक है। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि ओजोन परत मिलती है, जो ओजोन लेयर होती है वो किस में मिलती है, वो आपको बताना है। थर्मोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, ट्रोपोस्फियर या मेसोस्फियर, वायुमंडल, समताप मंडल, सौरमंडल या फिर मध्य मंडल। एक नंबर की लेयर आपको जरूर एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगी। एग्जामिनर पूछ लेगा इस लेयर के अंदर क्या होता है, ये काम किस लेयर के अंदर हुआ, कौन सी लेयर के ऊपर कौन सी लेयर है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। रीट का पेपर बिल्कुल टफ नहीं आता। रीट का जो पेपर आता है इजी, और जैसा आप इसको कह सकते हो मीडियम या मॉडरेट लेवल तक आता है। आपको हार्ड कुछ भी नहीं पढ़ना इसके अंदर। ये मान लीजिए जितना मैं करा रहा हूं उसको कर लेना, आपके लिए सफिशिएंट रहेगा, ठीक है। देखिए जो ओजोन लेयर होती है, आप सभी को पता है, लेयर में अगर डिवाइड करेंगे हम, पहले नंबर पर कौन सा आता है, पहले नंबर पर आपका ट्रोपोस्फियर आ जाता है, सौरमंडल। दूसरे नंबर पर आता है आपका समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है। उसके अलावा तीसरे नंबर पर आ जाएगा आपका मीजोस्फियर। ये तीसरे नंबर की लेयर होती है, ये आपकी ऐसे बढ़ती हुई जाती है, मैंने आपको बताई थी ना, ठीक है, ऊपर को बढ़ते हुए। चौथे नंबर पर आ जाएगी आपकी थर्मोस्फियर। और जो पांचवें नंबर पर आती है, यहां पर लिख देता हूं मैं, जो पांचवें नंबर पर आती है वो आ जाती है आपकी एक्सोस्फियर, ठीक है। ये जो 5 लेयर होती है, तो जो ओजोन लेयर होती है, जो ओजोन परत होती है, ये होती है भाई स्ट्रेटोस्फियर यानी कि समताप मंडल में। आंसर हो जाएगा इसका आपका सेकंड सी हो जाएगा। इसके ऊपर मैं पूरी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा इस चैप्टर के ऊपर, क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन चाहे आपका रीट हो, यूपी टेट हो, एक्स वाई जेड कोई भी एग्जाम हो, सुपर टेट हो, उसमें देखने को जरूर मिलता है। तो वीडियो जल्दी बनाऊंगा इसके ऊपर में। फिलहाल आंसर इसका हो जाएगा आपका सेकंड। उसके अलावा एक चीज और ध्यान कर लो, जो आपकी स्ट्रेटोस्फियर है, जो आपकी समताप मंडल है, आपके हवाई जहाज भी इसी में उड़ते हैं, ठीक है। आपके हवाई जहाज ने मतलब जो हवाई जहाज होते हैं वो इसी में उड़ते हैं। ये भी एग्जाम के अंदर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हवाई जहाज किस लेयर के अंदर उड़ते हैं, क्योंकि इसी के अंदर उड़ते हैं, क्योंकि जो बादल, जो मौसमी घटनाएं होती है ना, उससे मुक्त होती है ये वाली लेयर।
आंसर हो जाएगा इसमें आपका सेकंड। एक बात मुझे और बताओ, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताओ, जो ओजोन दिवस है इसको मैं लिख देता हूं, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है और इतनी बार रिपीट हुआ है आपके यूपी टेट और रीट के एग्जाम के अंदर बहुत बार। बताओ ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए आप लोग, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। चलो मैं ही दे देता हूं यार, अभी आपने पढ़ाई भी शुरू नहीं की होगी। ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको वेरी वेरी इंपोर्टेंट कर लेना। 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। अच्छा इतने तेज हो। अच्छा एक बात बताओ, 2020 की थीम बताओ, जो ओजोन परत है, ओजोन लेयर है, इसकी 2020 की थीम क्या है? ठीक है बताओ, अब लोग कमेंट बॉक्स में बता रहे थे ना इसकी थीम बताओ। चलो इसको भी लिख लो, जो इसकी थीम है 2020 की, कहां पर लिखूं, यहीं पे लिख देता हूं उस, वो है आपकी ओजोन फॉल लाइव। ओजोन फॉल लाइव 2020 की थीम है, ओजोन लेयर जो दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर की, ओजोन फॉल लाइव इसकी थीम है, ठीक है। तो सारा कंप्लीट आपका हो गया। इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा ताकि आपकी पूरी लेयर्स को कंप्लीट करा सकूं और एक नंबर आपका पक्का हो जाए। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका। चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन के ऊपर। जैव विविधता इसकी थीम नहीं है भाई, जैव विविधता, रट्टा मत मारा करो, समझा करो चीजों को। गूगल पर चेक करना जैव विविधता किसकी है, पिछली वीडियो में मैंने बताया था तो सेम कॉपी पेस्ट मार दिया। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा कथन वायु के संबंध में सही नहीं है? हवा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? वायुयान उड़ते हैं भाई, हवा में वायुयान उड़ते हैं, सही बात है। ऊपर मैंने भी बताया कौन सी लेयर में वायुयान उड़ते हैं, बताओ। ऊपर मत देखना क्वेश्चन को, ऐसे आंसर बताओ। वायु में भार होता है, बिल्कुल सही है भाई, वेट होता है, भार होता है। वायु स्थान घेरती है, ये भी सही है, जगह घेरती है वायु। वायु में रंग होता है, बिल्कुल नहीं। जो वायु होती है रंगहीन होती है, इसका कोई रंग नहीं होता, ठीक है। और रंगहीन के अलावा गंधहीन भी होती है, इसकी कोई गंध भी नहीं होती है। उसके अलावा स्वाद भी नहीं होता वायु का, हवा का कोई स्वाद होता है, ठीक है। तो ये वायु के बारे में चीजें दी हुई है कि ये क्या होती है, रंगीन होती है, गंधहीन होती है और स्वादहीन, मतलब बिना स्वाद की होती है। ये वायु के बारे में चीजें है, आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है। ये जो जितने भी कंसेप्ट है ना, आपकी एनसीईआरटी होगी या राजस्थान बोर्ड की जो किताब हो गई, उनके अंदर ये सब टॉपिक दिया हुआ है, इसलिए मैं वहीं से सब क्वेश्चन आंसर लेकर आ रहा हूं आप सभी के लिए। चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कि विजय स्तंभ किसने बनवाया था? महाराणा कुंभा ने, महाराणा सांगा ने, महाराणा प्रताप ने, या फिर महाराज जय सिंह ने? बताओ सही आंसर क्या होगा। देखिए जो विजय स्तंभ बनवाया था, विजय स्तंभ बनवाया था महाराणा कुंभा ने। इसके अलावा एक चीज और ये भी देख लो, इसको ये लिख लो, विजय स्तंभ कहां पर है पहले इसको लिख लो। तो विजय स्तंभ है चित्तौड़गढ़ के अंदर, ठीक है। और बनवाया किसने था? महाराणा कुंभा ने। इससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण चीज है आप लोगों के लिए, जो बच्चे रीट का एग्जाम दे रहे हैं, जो राजस्थान पुलिस है, ठीक है, जो राजस्थान पुलिस है उसका जो प्रतीक है, ठीक है, जो आप प्रतीक देखोगे वो विजय स्तंभ है। उसके अलावा जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है राजस्थान का, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है राजस्थान का, उसका प्रतीक भी क्या है? विजय स्तंभ है। तो ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आपके, कि राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो प्रतीक है वह विजय स्तंभ, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसमें आपका पहला सही हो जाएगा। उसके अलावा कमेंट बॉक्स में बताइए महाराजा जयसिंह ने क्या बनवाया था, किसमें इनका योगदान है सबसे ज्यादा? राजस्थान वाले तो बता देंगे जल्दी। अगला देखते हैं, राजस्थान के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? देखो इससे सिंपल क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कुछ भी मिलेगा, लेकिन एग्जाम में आपके पूछा गया है। खनन, बेकरी, मुर्गी पालन या फिर कृषि? सिंपल सा आंसर है, राजस्थान के लोगों का मुख्य व्यवसाय है कृषि। कृषि पर निर्भर है राजस्थान के लोग। मैंने कहा ना, जो आप लोग बच्चे रीट की तैयारी कर रहे हो, तो रीट के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इजी पूछे जाएंगे, आसान पूछे जाएंगे। थोड़े बहुत क्वेश्चन आपके मीडियम लेवल तक के पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं दोनों ही आपको कराऊंगा, आसान भी और मीडियम भी, ताकि आपको कोई भी चीज छूटने ना पाए। और राजस्थान से संबंधित जितनी भी चीज है, इतनी चीज मैं आपको कराऊंगा राजस्थान की, कि आप राजस्थान के लोग कैसे चलते फिरते हैं ये भी बता दूंगा। तो राजस्थान की जीके के बारे में बिल्कुल बेफिक्र रहना, क्योंकि अगर आप लोग रीट का एग्जाम दे रहे हो तो उसके अंदर राजस्थान की जीके पूछी जाएगी, तो वो मैं सारी ही कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। बस पढ़ते रहिए, बाकी पढ़ाता मैं रहूंगा आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, फोटोसिंथेसिस यानी जो पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं, तो जो प्रकाश संश्लेषण है, इस क्रिया में, प्रोसेस में क्या क्या आवश्यक होते हैं, कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं, वो बताने आपको। ऑक्सीजन, जल, सूर्य का प्रकाश और पर्ण रहित। दूसरा, ऑक्सीजन, ग्लूकोज, सूर्य का प्रकाश और जल। थर्ड, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। फोर्थ, कार्बन डाइऑक्साइड, शर्करा, जल और सूर्य का प्रकाश। बताओ सही आंसर क्या होगा।
प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के ऊपर, इसके ऊपर भी मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन यहां से आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, चाहे आपका रीट का एग्जाम हो चाहे आपका यूपी टेट का एग्जाम हो। ठीक है, तो डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, जितने भी इससे रिलेटेड सारे पॉइंट है सब कवर करवा दूंगा आपकी वीडियो के अंदर। फिलहाल इसका आंसर जान लीजिए कि जो पौधे अपना भोजन बनाते हैं उस प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। इसमें जो आवश्यक तत्व चाहिए वो चाहिए, एक तो चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा चाहिए जल, एक चाहिए आपका सूर्य का प्रकाश, और वो चाहिए आपका क्लोरोफिल यानी पर्ण रहित, ये चाहिए होता है। इसमें एक चीज और देख लो, जो क्लोरोफिल होती है, क्लोरोफिल क्या होती है, जो आपने देखा है, चलो मैं बना ही देता हूं यहां पर, ये कोई पेड़ बना देता हूं मैं, ये बना दिया मैंने कोई पेड़, ठीक है, देख लो इसे पेड़ को। अब ये जो पेड़ की जो पत्तियां होती है ये हरी होती है, आपने देखा ना पेड़ की जो पत्तियां होती है, जो पत्तियां ये हरी होती है, इसका जो वजह होती है, जो कारण होती है वो होता है क्लोरोफिल। ठीक है, पत्तियों में एक हरा पिगमेंट पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, तो इसी की वजह से पत्तियों का रंग जो है हरा होता है। तो ये आंसर आपका तीसरा सी हो जाएगा। ठीक है, समझ गए इसके बारे में, और डिटेल में जल्दी वीडियो आएगी, उसको आप लोग देख लेना ताकि आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कि जो पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट था यानी जो कृत्रिम उपग्रह था उसका क्या नाम था, वो आपको बताना है। भास्कर, आर्यभट्ट, रोहिणी या फिर एडुसेट, बताओ सही आंसर इसमें आपका क्या होगा। एक क्वेश्चन के अंदर दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके। देखिए, जो पहला कृत्रिम उपग्रह था जो छोड़ा गया था तो उसका नाम था आर्यभट्ट। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बता दो किनके नाम के ऊपर रखा गया था। तो पहला था आर्यभट्ट। ठीक, यहां तक आप लोग समझ गए। और मेरे ख्याल से अगर डेट बताओ तो जहां तक मैं सही हूं 1975 में ये छोड़ा गया था। अगर मैं करेक्ट हूं तो कमेंट बॉक्स में बताओ, मेरे ख्याल से तो 1975 है। तो पहला था आर्यभट्ट, आर्यभट्ट के बाद दूसरा छोड़ा गया था भास्कर, भास्कर 1 था, ठीक है शायद। उसके अलावा तीसरे नंबर पर छोड़ा गया था उसके बाद रोहिणी, और रोहिणी के नाम के कई सैटेलाइट छोड़े गए थे, अलग अलग नाम थे उनके, लेकिन बेसिकली आप लोग ये जान लीजिए पहला छोड़ा गया था आर्यभट्ट। ठीक है, उसके बाद अगर जैसा था दूसरा पूछ सकता है तो उसके बाद था भास्कर। 1975 में छोड़ा गया था प्रथम कृत्रिम उपग्रह। चलिए, उसके अलावा मैंने कहा था ना इस क्वेश्चन के अंदर दो महत्वपूर्ण पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है आपका ये एडुसेट। अगर आप टीचिंग एग्जाम का कोई तैयारी कर रहे हो तो एडुसेट आपको जरूर देखने को मिलेगा आपके पर्यावरण या आपके सोशल साइंस के अंदर। देखो एडुसेट होता क्या है, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है एडुसेट, एडु का मतलब एजुकेशन और सेट का मतलब सैटेलाइट, यानी एक एजुकेशन सैटेलाइट है। अब देखो ये क्यों छोड़ा गया था इसको मैं आपको बताता हूं, इसको जरा ध्यान से समझना, बहुत बार रिपीट होता है ये वाला क्वेश्चन। अब मान लो दिल्ली में कोई सेमिनार होने वाली है, ठीक है, दिल्ली में कोई सेमिनार होने वाली है बच्चों से जुड़ी हुई कि भाई बच्चों के लिए ये हम पॉलिसी लेने वाले हैं। तो अब दिल्ली के अलावा जो बाकी के स्टेट है, मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट के इधर स्टेट हो गए, मान लीजिए यहां पर असम हो गया, और इधर साउथ के स्टेट हो गए, कौन सा स्टेट मान लो, तमिलनाडु मान लिया, अलग अलग स्टेट हो गए। अब मान लो दिल्ली में सेमिनार होने हैं तो तमिलनाडु जो बाकी स्टेट वाले हैं वो लोग दिल्ली जाना शुरू करेंगे, चलो भाई दिल्ली जाते हैं, वहां पर सेमिनार अटेंड करेंगे, उसके बाद हम समझेंगे और फिर वापस आके अपने स्टेट के अंदर उन पॉलिसी को इंप्लीमेंट करेंगे। अब देखो जब ये दिल्ली जाएंगे तो इनका खर्चा भी लगेगा, पैसा खर्च होगा और सरकारी पैसे भरे जाएंगे, और खर्चा होगा तो उसके अलावा इसके अलावा टाइम भी लगेगा, तो टाइम भी वेस्ट होगा। लेकिन जो एडू सैटेलाइट है, इस एडू सैटेलाइट की हेल्प से, इसके माध्यम से जो यहां पर सेमिनार हो रही है, इसके माध्यम से जितने भी स्टेट है, हमारे इंडिया के जितने भी स्टेट है, जहां पर भी जगह है, यहां पर जो भी प्रोग्राम होगा वो दूसरे स्टेट में वो लाइव चल जाएगा। तो इसलिए ना तो जाने की जरूरत पड़ेगी, खर्चा भी बचेगा, टाइम भी बचेगा। तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका एडू सेट यानी एजुकेशन सैटेलाइट। समझ गए इसको आप लोग। चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन के ऊपर। हाँ 1975, वेरी गुड भाई। चलो अब तक देखो मैं भी पढ़ाई से भी थोड़ा सा कनेक्ट नहीं हूं, तो इतनी जीके हो जाती है, जीके मतलब समुंदर, ठीक है, तो जीके का कोई एंड नहीं है, समुंदर हो जाती है, तो कुछ पॉइंट रह जाते हैं। लेकिन 1975 मैंने कहा ना मेरे अकॉर्डिंग सही था, तो सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जलीय जंतुओं में श्वसन यानी जो सांस लेते हैं जलीय जंतु वो कैसे होता है, फेफड़ों द्वारा, ये आपका फुफ्फुस द्वारा, तीसरा वायुकोश द्वारा, या फिर गलफड़ों यानी गिल्स द्वारा। बताओ सही आंसर, वेरी गुड। देखो इससे सिंपल क्वेश्चन कोई मिलेगा, कभी कभी पूछ लेता है बताओ जो मछलियां होती है वो अपना सांस कैसे लेती है, जलीय जंतु अपना सांस कैसे लेते हैं, गिल्स द्वारा लेते हैं, गलफड़ों द्वारा लेते हैं। ठीक है, कितना सिंपल क्वेश्चन था। मैंने बताया ना अगर आप लोग रीट की तैयारी कर रहे हो तो रीट की तैयारी करो तो क्वेश्चन आपको ऐसे पूछे जाएंगे इजी,
या ज्यादा ज्यादा मीडियम पूछे जाएंगे, लेकिन जो पूछे जाएंगे वो अच्छी खासी क्वांटिटी में पूछे जाएंगे। ये नहीं है कि सीटेट की तरह एनसीईआरटी पढ़ ली उससे काम हो गया। यहां पर आपको जीके भी पढ़नी पड़ेगी राजस्थान की, अलग से भी जीके पढ़नी पड़ेगी। लेवल उनका भले ही इजी हो, लेकिन जीके आपको जरूर आएगी, लेकिन मैं आपको पूरी कराऊंगा, बेफिक्र रहना। एक सीट आपको दिलानी है, वो मैं पूरी मेहनत उसके लिए करूंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है कि आपको बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। पहला, सर्वे दर्शय सामग्री छात्रों के लिए उपयोगी है, यानी यहां पर बात हो रही है टीएलएम की, यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण सहायक सामग्री की बात हो रही है। सर्वे और दर्शय सामग्री यानी जिनके माध्यम से हम सुन सकते हैं या देख सकते हैं। अभी जैसे आप लोग वीडियो देख रहे हो, तो वीडियो आप लोग मोस्टली अपने मोबाइल फोन में देख रहे होंगे, ठीक है। कान में कुछ लोगों ने अपने ईयरफोन लगाया हुआ होगा, मेरी आवाज सुन रहे होंगे। तो सर्वे सामग्री हो गई, आप उसके अलावा देख भी रहे हो वीडियो में, तो सर्वे और दर्शय सामग्री दोनों हो गई आपकी। मोबाइल फोन हो गया, टीवी हो गया, कंप्यूटर हो गया। तो छात्रों के लिए उपयोगी है ना। एक तो इजिली वे में बच्चा सीखता है, रुचि लेता है इसके माध्यम से, तो पहला ऑप्शन तो सही हो गया। दूसरा देखते हैं, चार्ट और ग्राफ सर्वे और दृश्य सामग्री है, गलत है भैया आपका। चार्ट और ग्राफ सिर्फ दृश्य सामग्री है, सर्वे सामग्री नहीं है। चार्ट का प्रयोग केवल, देखो ये भाई साहब सीटेट के अंदर आया था केवल, और मैंने कहा था जहां पर भी आपको दिख जाए इसकी धुनाई कर देना। तो बच्चों ने जो इसको सीटेट के एग्जाम में धोया है, मतलब जहां पर भी दिखा देखते आंख बंद करके काटो इसको गलत। सचिन सर ने बताया था इसको देखते गलत काट देना, ठीक है। तो इसको देखते गलत काट दिया करो, ये आपका नेगेटिव होता है। शिक्षण में कुशलता के लिए सर्वे दर्शय सामग्री महत्वपूर्ण नहीं है, ये भी गलत है, महत्वपूर्ण है भाई। आपका आंसर आपका पहला सी हो जाएगा। अब आप कहोगे सर आपने पेडागोजी का क्वेश्चन क्यों लिया। देखो जो आपके रीट का एग्जाम होता है, तो रीट के एग्जाम में आपको कुछ क्वेश्चन आपके पेडागोजी को देखने को मिलते हैं। तो जो जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके पेडागोजी के, उन सभी को मैं आपको कंटेंट वाले क्वेश्चन के बीच में इंक्लूड करके देता रहूंगा, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान रहेगा आपके कंटेंट पर, जो चीज आपको याद करनी है। लेकिन बीच बीच में ऐसे क्वेश्चन भी देता रहूंगा ताकि आपके पेडागोजी वाले भी खत्म हो जाए, ठीक है। यूपी टेट में तो बहुत ही कम पूछा जाएगा, कोई पूछा जाएगा 2-3 नंबर पूछा जाएगा, ठीक है, लेकिन रीट के अंदर देखने को मिलते हैं। बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका, ऊन प्राप्त होती है, ऊन किससे मिलती है। भेड़, ऊंट और याक के बालों से, भेड़, शेर और ऊंट के बालों से, ऊंट, हाथी और खरगोश के बालों से, गाय, बकरी तथा भेड़ के बालों से। बताओ सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। देखो क्लास की टाइमिंग मैं 7 बजे रखूंगा, ठीक है, क्लास की टाइमिंग 7 बजे रखूंगा। मैं टाइमर लगा देता हूं, अगर मान लीजिए कभी लेट हो जाता हूं तो 7:30 भी कर देता हूं, तो मैं टाइमर लगा देता हूं, वरना 7 बजे पूरी कोशिश रहेगी आपकी लाइव करा दूं। आपके सब्जेक्ट में कराऊंगा कंप्लीट, तो बेफिक्र रहिए। अब आपकी डेली लाइव चला करेगी क्लास। उड़ाना इस बार रीट के एग्जाम को, और टेट का तो अपने आप ही उड़ जाएगा। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, ऊन किससे प्राप्त होती है। भेड़ से भी प्राप्त होती है, ऊंट से भी होती है, और याक के बालों से भी होती है। तो आंसर आपका पहला ही सी हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में बताओ किसी ने याक देखा है, दिखने में कैसा लगता है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था याक से संबंधित, इसको चाहे आप लोग लिख सकते हो कि तिब्बत का बैल किसे कहा जाता है। जो तिब्बत है, तो तिब्बत का बैल या तिब्बत की उपाधि किसको दी गई है। तो तिब्बत के बैल की उपाधि दी गई है, याक को दी गई है, ठीक है। आंसर इसमें आपका हो जाएगा पहला सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका, हमारा राज्य मतलब राजस्थान की बात हो रही है, यानी राजस्थान का पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, वो आपको बताना है। सवाई माधोपुर, अलवर, भरतपुर या फिर उदयपुर। बताओ सही आंसर क्या होगा। राजस्थान जीके से क्वेश्चन भर भर के आपको रीट के एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसलिए मैंने कहा ना आज की वीडियो में थोड़ी रीट के बच्चों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, और उसके अलावा मैं मिक्स कर दूंगा, रीट और यूपी टेट को मिक्स कर दूंगा, ताकि आपको क्वेश्चन आपको सारे देखने को मिले, सभी टाइप के। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है भाई आपका, राजस्थान का पक्षी अभ्यारण्य जिस जिले में स्थित है, तो उसका नाम है भाई आपका भरतपुर। आंसर हो जाएगा इसमें आपका तीसरा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, एकल परिवार यानी न्यूक्लियर फैमिली से क्या मतलब है। आपका ये सभी को एग्जाम में पूछा जाता है, जो भी आपका सीटेट हो, यूपी टेट हो, रीट का एग्जाम हो, फैमिली से रिलेटेड 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। इनको समझ लो, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। देखो एक होती है एकल परिवार, न्यूक्लियर फैमिली। आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, आप लोग बताना आप लोग न्यूक्लियर फैमिली हो या किससे संबंधित हो। इसको सिंपल सा आप लोग ऐसे समझो, एक ऐसी फैमिली जिसमें सिर्फ मम्मी, मैं लिख देता हूं इसमें, एक ऐसी फैमिली जिसमें सिर्फ मम्मी, पापा और उनके बच्चे, बस ये रहते हैं। बच्चा चाहे कितना भी हो, वो इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है कितने होंगे। जिसमें सिर्फ मम्मी, पापा और उनके बच्चे हो, ये होता है आपका न्यूक्लियर फैमिली। समझ गए, मम्मी, पापा और उनके बच्चे से संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं आना चाहिए।
अरे यार मैंने कितने गोले बना दिए मम्मी पापा के इतने सारे बच्चे हो गए। कुल मिला के समझो, जिस फैमिली में सिर्फ मम्मी पापा और उनके बच्चे होंगे वो होगी न्यूक्लियर फैमिली। अगर कोई अलग से सदस्य इसके अंदर आ गया, चाहे दादा आ गया, दादी आ गई, ताऊ आ गया, ताई आ गई, एक्स वाई जेड कोई भी मेंबर ऐड हो गया, तो वो हो जाएगा संयुक्त परिवार। ठीक है, यानी कि ज्वाइंट फैमिली, जहां पर मम्मी पापा और उनके बच्चों के अलावा कोई भी सदस्य ऐड हो गया तो वो हो जाएगा आपका संयुक्त परिवार हो जाएगा। ये दोनों ही परिवार आपके महत्वपूर्ण है, सभी एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, और मम्मी पापा के 2 ही बच्चे बना रहा था, गलती से इतने सारे बनते चले गए। ठीक है, चलो शुक्र है कि इसका नाम नहीं लिखा वरना चिढ़ जाता अगला क्वेश्चन देखते हैं। एटीएम का पूरा नाम क्या है? एटीएम की फुल फॉर्म बतानी है। जो आप लोग एटीएम यूज करते हो तो उसका फुल फॉर्म बतानी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। सिंपल सा आंसर है इसका, एटीएम की फुल फॉर्म पूछी है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। पहला आंसर इसका सही हो जाएगा। आज तक जितने भी मैंने कॉम्पिटिशन एग्जाम दिए ज्यादातर यही क्वेश्चन देखने को मिलता है, एटीएम की फुल फॉर्म देखने को मिलती है। ठीक है, बस इतना ही याद कर लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य टाइगर स्टेट इसके नाम से जाना जाता है? राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश? बताओ सही आंसर क्या होगा। आप कहोगे सर ना तो इसके अंदर राजस्थान आ गया, आप लोग रीट की तैयारी कर रहे हो तो सर राजस्थानी आंसर होगा। नहीं पगलो, ऐसा काम बिल्कुल मत कर देना। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना तब उसका आंसर देना। देखो, टाइगर स्टेट के नाम से जो जाना जाता है वो जाना जाता है मध्य प्रदेश को जाना जाता है। मध्य प्रदेश शुरू से ही नंबर 1 पर रहा है, लेकिन बीच में एक आंकड़ा आया था, अब ये पता नहीं किस साल वो आंकड़ा आया था, तो मध्य प्रदेश से उपाधि छीन ली गई थी। उसके बाद मध्य प्रदेश कुछ सालों बाद दोबारा नंबर 1 पर बन गया। तो जो टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है वो मध्य प्रदेश को जाना जाता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसमें आपका 4 से हो जाएगा। और ये मत करना कि यूपी टेट का एग्जाम दे रहे हो, रीट का एग्जाम दे रहे हो तो अपनी स्टेट वाले पर आंसर लगा दोगे, नहीं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कि हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या फिर नाइट्रोजन? देखो कितने सिंपल क्वेश्चन है। मैंने कहा था क्वेश्चन सिंपल आएंगे लेकिन जीके टाइप आएंगे, और जीके का मतलब है समुंदर। पता नहीं एग्जामिनर कहां से क्वेश्चन दे देगा, लेकिन मैं इतना मेटेरियल दूंगा आपको, जो नोट्स भी मैं रीड के बना रहा हूं उसमें इतना मेटेरियल डालूंगा जिससे कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसे वहां पर। ठीक है, और वीडियो में तो आपको मैं दे ही रहा हूं कंटेंट। यूपी टेट के नोट्स नहीं बनाए मैंने अभी, इन फ्यूचर बनाऊंगा तो आपको बता दूंगा। अभी सिर्फ मैं रीट के नोट्स बना रहा हूं, क्योंकि रीट का एग्जाम नजदीक है, एक एग्जाम है उसके बाद बच्चों को सीधा गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, इसलिए मेरा ध्यान अभी इसी के ऊपर है। देखो, हवा में जो सर्वाधिक मात्रा में गैस पाई जाती है, तो भाई पहले नंबर पर पाई जाती है नाइट्रोजन। इसको आप लोग लिख लो, जो पहले नंबर पर पाई जाती है वो होती है नाइट्रोजन। कितनी होती है इसके अंदर? लगभग 78% पाई जाती है। ठीक है, उसके अलावा दूसरे नंबर पर पाई जाती है ऑक्सीजन, इसको लिख लो। और इसके अंदर ये कितनी पाई जाती है? ये पाई जाती है लगभग 21%। और जो मैंने आंकड़े लिए ना 78% और 21%, ये आपकी ऑफिशियल किताबें जो एनसीईआरटी की किताबें होती है वहां से लिया हुआ है। ठीक है, तो एग्जामिनर भी इनको गलत नहीं कर पाएगा इतना। बाकी फिर जो गैसें बचती होती है, जैसे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह हुई 0.32% करके कुछ है। चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। ये आपका क्वेश्चन मैंने एक और पेडागोजी से ले दिया ताकि महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके पेडागोजी के करा दूं जो आपके एग्जाम में आएंगे। अगला क्वेश्चन आपका, मूल्यांकन यानी इवोल्यूशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेन पर्पज ऑफ इवोल्यूशन आपको बताना क्या है? अनुशासन बनाए रखना, उसके अलावा केवल देखो एक फिर आ गया केवल, ये इतनी मार खाने के बाद फिर आ गया तीसरा ऑप्शन, फिर केवल इतनी मार खाने के बाद फिर आ गया। ठीक है, तो देखते गलत काट दो, बाकी के 4th ऑप्शन पढ़ो। अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना और सुधार लाना, ये आंसर इसका सही हो जाएगा, 4th आंसर सही हो जाएगा। देखो अब जैसे मैंने आपके लिए वीडियो बनाई, 15 क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिए, उसके बाद मुझे आपका मूल्यांकन करना है, इवोल्यूशन करना है कि देखो यार बच्चों को कितना आता है। तो अधिगम करता है यानी जो आप लोग अधिगम कर रहे हो, सीख रहे हो, उसकी उपलब्धि जानना कि कितना आप लोगों को आया। और मान लीजिए अगर आप किसी बच्चे के कम नंबर आ गए, 1 नंबर आ गया, 2 नंबर आ गया, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हुई, तो फिर मैं सुधार करूंगा ताकि बच्चों के पूरे 15 में से 15 ला सकूं। तो ये होता है मेन पर्पज ऑफ इवोल्यूशन, यानी कि मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो के अंदर मैंने 15 क्वेश्चन लिए थे। ये 15 क्वेश्चन आपके रीट के एग्जाम में पूछे गए थे प्रीवियस ईयर के पेपर में। जल्दी प्रीवियस ईयर को मैं कंप्लीट करा दूंगा, उसके बाद जो आपकी यूपी टेट और आपके रीट के इकट्ठे आपके टॉपिक चला करेंगे।
और एक ध्यान रख लेना, जो टारगेट लेकर चल 120 प्लस का, उससे नीचे लाने की बिल्कुल मत सोचना। अगर आप लोग जॉब लेना चाह रहे हो राजस्थान के अंदर, गवर्नमेंट जॉब लेना चाह रहे हो, इससे 20 अगर नीचे लाओगे ना तो सेफ स्कोर बिल्कुल नहीं है। इससे ऊपर ही ऊपर आपको लेकर आना है। आज आपकी क्लास फर्स्ट थी, इसके बाद क्लास सेकंड जल्दी आएगी नेक्स्ट वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, चैनल से जुड़ जाना। आपके जितने भी सब्जेक्ट है उन सभी को मैं कंप्लीट करा दूंगा। और इस टारगेट को बिल्कुल अपने माइंड में रख लेना, 120 प्लस का स्कोर। इससे नीचे लाओगे, खाली पास होने की सोचोगे, कोई फायदा नहीं है, जॉब नहीं मिलेगी। पास हो जाओगे, जॉब नहीं मिलेगी। तो पास के लिए आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं तैयार हूं, आप लोग भी तैयार हो जाइए। और कोई बड़ी बात भी नहीं है, ज्यादा बड़ा एग्जाम नहीं है, रीट का एग्जाम देख लेना, आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से उठा दोगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्लास 1 कंप्लीट हो गई, क्लास 2 जल्दी मिलेगी आपको लाइव। उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहना। गुड नाइट, टेक केयर।